नमस्कार। देश देशांतर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय देश का शीर्ष न्यायिक प्राधिकरण है। भारतीय संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका संघीय न्यायालय और भारतीय संविधान के संरक्षक की है। देश की जनता का न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट पर अटूट विश्वास है, लेकिन फिर भी न्याय मिलने में देरी देश की दशकों पुरानी समस्या है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि देश में जनता को न्याय मिलने में असाधारण देरी होती है और इस संबंध में कुछ ठोस कदम उठाए जाने की सख्त जरूरत है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने न्याय मिलने में अनवरत देरी पर गंभीर चिंता जताते हुए सुझाव दिया कि समय रहते सुधार और कम खर्च में न्याय के लिए देश में सुप्रीम कोर्ट की 4 क्षेत्रीय खंडपीठ स्थापित की जानी चाहिए। साथ ही उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने उच्चतम न्यायालय को कोर्ट ऑफ अपील और संवैधानिक पीठ में बांटने की सलाह दी। देश देशांतर में आज समझेंगे कि न्याय में देरी और लंबित पड़े मामले आज कितनी बड़ी समस्या बन चुके हैं। इससे निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट के विस्तार की आज हमें कितनी जरूरत है और इससे किस हद तक लंबित मामलों को जल्द से जल्द निपटाने और हर जन तक न्याय पहुंचाने में मदद मिलेगी। साथ ही समझेंगे कि इस राह में किस तरह की चुनौतियां हमारे सामने हैं। इस चर्चा में शामिल होने के लिए मेरे साथ एक खास मेहमानों का खास पैनल जुड़ चुका है। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं, आपको बता दें, सत्य प्रकाश जी जो विधि संपादक हैं द ट्रिब्यून के, देश रतन निगम साहब वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में, और साथ ही साथ मेरे साथ जुड़े हैं डॉक्टर न्यायमूर्ति सतीश चंद्र साहब जो पूर्व न्यायाधीश है इलाहाबाद उच्च न्यायालय का। के आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले देश रतन जी आप ही से शुरुआत करना चाहेंगे। जब भारत की न्यायिक प्रणाली की बात करते हैं तो जो पहला एहसास, पहला ख्याल जहन में आता है वो यह है कि गरीबों और वंचितों तक न्याय पहुंचे, वो भी बिना किसी विलंब के। लेकिन जो तारीख पे तारीख लेने की प्रक्रिया इन दिनों प्रबल दिखाई देती है, आपको क्या लगता है इस इमेज को कितना बड़ा डेंट मारती है, कितना नुकसान पहुंचाती है? देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, उम्मीद ये की जा रही थी कि लोगों को जो न्याय है बहुत जल्द मिलेगा और सस्ता मिलेगा, और मतलब जो उनके जेब के दायरे में हो। लेकिन इतने सालों में ये देखा गया कि न्याय महंगा होता जा रहा है और वक्त बहुत लगता है, तारीखें लगती हैं। दूसरा, आज की तारीख में जजों पर इतना ज़्यादा दबाव है कि वो बहुत ज़्यादा ध्यान भी नहीं दे पाते हैं, बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाते हैं हर केस पे। तो आप ये देखेंगे जो कि डिसमिसल रेट है, जो रद्द करने का जो सुप्रीम कोर्ट में है, वो 99% के करीब है। बहुत ऐसे मामले भी शायद रद्द हो जाते हैं जिनको नहीं रद्द होना चाहिए। तो और पुराने के लाखों केसेस लंबित हैं, वक्त से पड़े हुए हैं, जिनका अभी नंबर नहीं आ रहा है, और उसमें भी लोगों को परेशानी है। व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसका मुकदमा अभी भी लटक रहा है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए देखिए, कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण फैसले सुप्रीम कोर्ट और सरकार को लेने पड़ेंगे जी। लेकिन इसी बीच सत्य जी जरा ये भी समझाइए कि असल में जो हम देखते आ रहे हैं वो ये कि जो आधारभूत संरचना है उसमें कहीं ना कहीं अभाव है, और जो लोअर कोर्ट्स में रिक्तियां हैं, जो जगह खाली है, वो कितनी बड़ी वजह हो सकती है इस तरह की डिलेड जस्टिस की? लोअर कोर्ट में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है और ये अपने आप में एक बड़ी समस्या है, और सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पे एक पीआईएल की सुनवाई कर रहा है, जो पीआईएल सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को लिखी गई चिट्ठी के पर आधारित है। लेकिन अभी जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट के बारे में, जो कि उपराष्ट्रपति महोदय ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की 4 खंडपीठ अलग अलग जो रीजनल बेंचेज हैं वो बननी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के रूप में काम करना चाहिए। ये विचार पुराना बहुत है। इस तरह की बातें पहले भी उठती रही हैं। करीब 1 दशक पहले जो अभी अटॉर्नी जनरल हैं के वेणुगोपाल साहब, उन्होंने इसकी चर्चा की थी। उपराष्ट्रपति महोदय ने भी अगस्त के महीने में इसकी चर्चा की थी। इसके पहले भी वो इस मुद्दे पर चर्चा कर चुके हैं। अभी जो अच्छी चीज़ हो रही है कि संवैधानिक पदों पे बैठे हुए और शीर्ष पदों पे बैठे हुए लोग, चाहे वो उपराष्ट्रपति महोदय हों, चाहे वो अटॉर्नी जनरल साहब हों, ये लोग इस तरह की चर्चा कर रहे हैं। नहीं तो हो ये रहा था कि जुडिशरी में जिस तरह की समस्याएं हैं, खासकर जो लंबित न्याय की समस्या है, जिसमें कि दशकों तक मामले लंबित रहते हैं और कई बार तो सुनवाई पे भी नहीं आता। अगर हाई कोर्ट्स में देखें, जो क्रिमिनल अपील्स हैं वो बहुत दिनों के बाद सुनवाई के लिए आ पाते हैं। तो इस तरह की समस्या अधिकांश हाई कोर्ट्स में है, और हाई कोर्ट्स के लेवल पे जो समस्या है उससे इतर जो सुप्रीम कोर्ट में समस्या है, उसमें जो स्पेशल लीव पिटिशंस फाइल होते हैं, जो कि आर्टिकल 136 जो सुप्रीम कोर्ट में किसी भी जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल फोरम के खिलाफ आप वहाँ डायरेक्ट जा सकते हैं, कोई आदेश हो,
तो एसएलपीज़ के कारण सुप्रीम कोर्ट बहुत ज़्यादा वहाँ पे मामले आ गए हैं, और जो अपील जो जिस तरह से सुनवाई होनी चाहिए थी रेगुलर मैटर्स के रूप में, या जो कॉन्स्टिट्यूशनल इशूज़ हैं वो उनकी सुनवाई नहीं हो पाती है। और सुप्रीम कोर्ट में ये जो एसएलपीज़ हैं इनकी भरमार पड़ी हुई है, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दे चूँकि लंबित हैं तो उसके कारण बहुत सारे जो अहम मुद्दे हैं जिनके आधार पे ये कहें कि जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कई बार इकोनॉमी से जुड़े हुए, कई बार और भी तरह के मामले हैं जिनकी सुनवाई अगर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच मैटर्स में हो जाए तो वो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है और चीज़ें आसान हो जाती है। उसके साथ साथ उसके आधार पे निचली अदालतों में हो सकता है हज़ारों लाखों की संख्या में कोई मामला हो, उनका निपटारा हो जाए। तो ये एक तो यह है कि सुझाव काफ़ी पुराना है, हाल के दिनों में संवैधानिक पदों पर बैठे लोग इसको उठा रहे हैं, लेकिन जो दिक्कत है जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसको लेके बहुत उत्साहित नहीं है लोग। सुप्रीम कोर्ट ने इसके पहले भी जब 2009 में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई थी जिसमें लॉ कमीशन ने कहा था कि हम रीजनल बेंचेस बनाने चाहिए, उसको उन्होंने एक तरह से खारिज कर दिया था। इसके बाद बीच बीच में इस तरह की मांगें उठती रही हैं। अभी एक और अच्छी चीज़ हुई कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के लेवल पे ये बात उठ रही है। कांग्रेस पार्टी ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में इस बात की चर्चा की कि रीजनल बेंचेस नहीं, उन्होंने कहा कि कोर्ट ऑफ अपील होनी चाहिए। ये हमारे दर्शकों को पता होना चाहिए कि अभी जो हमारा सिस्टम है उसमें सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, ये अंतिम यहीं तक अपील जाती है। जो मांग है और जो सुझाव है वो ये है कि हाई कोर्ट्स के बाद और सुप्रीम कोर्ट के नीचे एक कोर्ट ऑफ अपील बनाया जाए, और वो कोर्ट ऑफ अपील जो भी आमतौर पे जो मुद्दे सुप्रीम कोर्ट अपील के रूप में सुनता है, चाहे किसी भी मामले में, सिविल में हो, क्रिमिनल में हो और मैट्रिमोनियल केस, किसी भी तरह के मामले में, वो अपील वहीं पे ख़त्म हो जाए कोर्ट ऑफ अपील में, हाई कोर्ट्स के ऊपर, और सुप्रीम कोर्ट वही मामले आएँ जिनमें संवैधानिक कहें कि मुद्दे इन्वॉल्व हों, या ऐसे मामले जिसमें दो राज्यों के बीच कोई मामला हो, या ऐसे मामले जिनमें जो कोर्ट ऑफ अपील्स जिनकी बनाने की बात हो रही है, 2-3 कोर्ट ऑफ अपील में किसी में अगर किसी कानूनी मुद्दे पे एक राय नहीं हो तो उस तरह के मुद्दे सुप्रीम कोर्ट आने चाहिए। देखिए इसके फ़ायदे हो सकते हैं और एक नहीं ज़्यादा फ़ायदे हो सकते हैं, लेकिन जो आर्टिकल 130 है जिसकी चर्चा उपराष्ट्रपति महोदय ने भी की है, उसमें यह है कि सुप्रीम कोर्ट एक से ज़्यादा जगह पे भी बैठ सकती है अगर प्रधान न्यायाधीश रिकमेंड करें और चाहें, और राष्ट्रपति जी की अनुमति से ये सब कुछ हो सकता है। दो रास्ते हैं, एक तो या तो कोर्ट ऑफ अपील बनाएं और एक अलग लेयर क्रिएट करें जुडिशियल हायरार्की में, और दूसरा ये है कि अगर वो नहीं चाहते हैं तो आर्टिकल 130 का उपयोग करके, क्योंकि पहले वाले के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत होगी, दूसरे वाले के लिए अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर प्रधान न्यायाधीश अगर लिखते हैं राष्ट्रपति महोदय को और राष्ट्रपति महोदय ये कर सकते हैं, तब ये रीजनल बेंचेस बनाए जा सकते हैं। लेकिन जो भी इन दोनों में से करना चाहिए वो करना चाहिए, ज़्यादा विलम्ब करने से। और जो सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से दिक्कत है, देखिए अभी हमने जब सुप्रीम कोर्ट शुरू हुआ था तो 8 के लगभग न्यायाधीश थे, अभी वो संख्या 34 तक पहुंच चुकी है। आप 34 को आप 340 तक भी ले जाएंगे तब भी जिस तरह से मामले आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में और बाकी जगह, संख्या बढ़ती रहेगी। तो एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की ज़रूरत है। वो रिफॉर्म चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके हम कोर्ट ऑफ अपील बनाएं या आर्टिकल 130 का यूज़ करके रीजनल बेंचेज बनाएं, दोनों में से कोई ऑप्शन एक्सरसाइज करना चाहिए। जी, हमारे साथ डॉक्टर न्यायमूर्ति सतीश चंद्र भी हैं। सतीश जी, एक डेटा मेरे पास है, उसके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट में 59,616 मामले अभी भी लंबित हैं, और ये आंकड़ा असल में सितंबर 2019 का है। और इसी के साथ अगर हाई कोर्ट्स की बात करें तो 43.59 लाख जुलाई 11, 2019 के हिसाब से आंकड़ा है जहां मामले पेंडिंग है। लोअर कोर्ट का तो भी जिक्र हम कर रहे थे, उसमें तो बहुत बड़ी संख्या है। सर, इतने लंबित पड़े मामलों के साथ कितनी बड़ी चुनौती होगी आगे इन मामलों का निपटान करना और नए मामले जो आएंगे उनसे भी जूझना। ऐसे में उपराष्ट्रपति महोदय ने जो सुझाव दिया है, इसको आप कैसे देखते हैं? महोदय का जो सुझाव है जाए, यह बहुत पुराना विचार है। 95 और 125 जो रिपोर्ट्स हैं सुप्रीम लॉ कमीशन ने सबमिट की थी, उसके अंदर इसका जिक्र किया है जी। रिपोर्ट 229 के अंदर उन्होंने स्पेसिफिकली कहा है कि इसके लिए जो है रीजनल बेंचेस बनाई जाएं। ये अगस्त 2009 के अंदर उन्होंने रिपोर्ट सबमिट की थी। इसको नलीफाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट ने 1999 में, 2001 में और 4 में और 2006 और 20/2/2010 को फाइनली रिजेक्ट कर दिया ये लॉ कमीशन की जो रिपोर्टें थी, और ये आइडिया रिजेक्ट कर दिया, बट विदाउट एनी रीजन।
उसमें रीजन नहीं बताया गया क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं। बस एक रेजोल्यूशन पास कर दिया और ये कहा कि ये रीजनल बेंच नहीं बन सकती और इसका बाइफर्केशन नहीं हो सकता। ऑन द अदर हैंड अगर आप देखेंगे तो 1986 के अंदर वसंत कुमार वर्सेस एससी भाटिया का केस था, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी कहा था कि नेशनल कोर्ट ऑफ अपील होनी चाहिए। मैं सत्या जी के विचार से बिल्कुल सहमत हूं कि जो है सुप्रीम कोर्ट का अपना ही डिसीजन था कि ये नेशनल कोर्ट ऑफ अपील होनी चाहिए। और क्यों होनी चाहिए, उसमें जो उन्होंने फुल बेंच को रेफर किया था, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को रेफर किया था, उसमें कहा था कि 80% केसेस जो हमारे यहाँ हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो रूटीन केसेस हैं, यानी कि जिनकी अपील होती है। बाकी जो पीआईएल हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर हैं या स्टेट इंटर स्टेट मैटर हैं, यूनियन ऑफ इंडिया के मैटर्स हैं, वो अलग चीज है। जो रूटीन अगेंस्ट द हाई कोर्ट डिसीजन है वो 80% केसेस हैं और इनको हम कर सकते हैं। अब जो अपील करने के लिए एक देखिए एक दूर अंदाज बैठा हुआ है, कोई आदमी मद्रास में बैठा है या कहीं दूर बैठा है, उसको दिल्ली आना बड़ा मुश्किल है। मैं जी हो गया अब सीनियर तो जी ठीक है, आपके पास लौटेंगे हमारे साथ देश रतन निगम साहब भी हैं। देश रतन जी, हम लगातार कहते हैं कि न्याय मिलने में विलंब हो रहा है, देरी हो रही है, और इस देरी के पीछे की वजह को समझने की कोशिश लगातार होती रही है, लेकिन क्या तारीख पे तारीख लेने की प्रवृत्ति जो सुनवाई के दौरान है वो इसकी सबसे बड़ी वजह है? क्या ये ट्रेंड बन गया है क्या सर, तारीख पे तारीख लेना? देखिए, कई बार वकीलों की परेशानियां होती हैं, कई बार जानबूझ के ली जाती हैं। अच्छा, जानबूझ के भी ली जाती है? जी, ज़रूर ली जाती हैं। मैं वकील के नाते मैं बता सकता हूं कि जो होता है, लेकिन इस पे भी कुछ ना कुछ संशोधन होने चाहिए, कुछ ना कुछ चेंजेस आने चाहिए कि आप इससे ज़्यादा आप तारीख नहीं ले सकते, या अगर तारीख लेंगे तो बहुत ज़्यादा हैवी कॉस्ट पड़ेगी आप पे, जिससे कि ये तारीख लेने का मामला थोड़ा कम होगा और कुछ जो केसेस हैं थोड़े जल्दी से डिसाइड हो जाएंगे। दूसरा ये है कि ये जो डिवीज़न करने की बात हो रही है कि रीजनल बेंचेस भी हों, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। जैसे वसंता कुमार के केस में नेशनल कोर्ट ऑफ अपील की बात हुई थी, उसके पहले वो बिहार लीगल सोसाइटी का केस हुआ करता था जिसमें कि उन्होंने बोला था कि 2 हिस्सों में इसको बंटना चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीज़न होनी चाहिए और एक अपील की डिवीज़न होनी चाहिए। और कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीज़न वो सारे वैधानिक, संवैधानिक और न्यायिक जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनका जवाब दे, और बाकी जो आपके तथ्य और जो साधारण लॉ के आधार पर जो अपीलें हैं वो एक दूसरी बेंचेस डिसाइड करें। तो और ज़्यादातर, जैसा सभी पैनलिस्ट से मानते हैं कि ज़्यादातर जो केसेस हैं वो अपील, ऑर्डिनरी अपील, एक रूटीन मैटर्स के हैं। लेकिन जो आप देखें, सुप्रीम कोर्ट को बहुत दिक्कत आ रही है कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानिक सवाल उठते हैं उनके लिए वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस नहीं बना पाती क्योंकि बर्डन है उन पर। तो इस तरह अगर रीजनल बेंचेस बनेंगी, क्षेत्रीय बेंचेस अगर बनती हैं, उसका एक ये फ़ायदा होता है, तो विस्तार भी होगा, नंबर ऑफ़ जजेस भी बढ़ेंगे आपके, और लोगों को भी फ़ायदा होगा कम पैसे में। अगर नॉर्थ ईस्ट में एक बेंच बनती है, साउथ में बनती है, तो लोग आसानी से आ सकते हैं, उनके खर्चे भी कम होंगे और न्याय का विकास भी होता है इससे। देखिए, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ आपके बहुत समय से पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट पे उस पर ध्यान नहीं दे पा रही है, तो न्याय का विकास भी नहीं होता है। तो जिसको हम डेवलपमेंट ऑफ लीगल जूरिस्प्रूडेंस कहते हैं, वो भी रुक जाता है। तो ये लगातार हमारा जो जनतंत्र है, इसमें लगातार इस तरह के सवाल उठते हैं, उसका भी विकास होता है कि अगर इन सवालों के जवाब सही समय पे मिल जाएं, लंबित ना रहे मामला। तो मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट को इस बात को नए सिरे से सोचने की ज़रूरत है। जैसा रिटायर्ड जज साहब ने भी बोला कि आपकी अगर 229th रिपोर्ट भी देखें, और या 95 से लेकर 229 तक कई सारी रिपोर्ट्स हैं, और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी हैं, जो स्थायी समितियां हैं संसद की, उन्होंने भी बड़ा साफ साफ बोला है। उन्होंने कई जगह कैसेशन कोर्ट के इस्तेमाल करा है, जो कि अपील कोर्ट होता है, कि वो अलग से बनना चाहिए। तो ये सारे के सारे जो मुद्दे हैं, देखिए, जनता के लिए हैं। जनता अगर अपना मुकदमा या वाद लेके जाती है कोर्ट में, तो उसका क्या मतलब है कि अगर फैसला होता है तो उसकी भलाई होती है, जिसको आप वेल बीइंग कहते हैं। तो ये हमारे समाज की स्थिरता के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इससे समाज की स्थिरता में फ़र्क पड़ता है, सुख शांति में फ़र्क पड़ता है, अगर वाद का निपटारा सही समय पे अगर हो जाता है। तो ये चीज़ें इतनी महत्वपूर्ण है कि इससे मेरे ख्याल से इसको अनदेखा अब नहीं किया जा सकता। वक्त आ गया है, और उपराष्ट्रपति जी ने इसीलिए इस बात को फिर से उठाया है कि इस पर बहुत ही गहन चिंतन का विषय है और उस पर ध्यान देना चाहिए। जी, लेकिन सत्य जी, असल में यहाँ तक की बात समझ में आती है, और उपराष्ट्रपति महोदय ने भी उस तरफ सभी का ध्यान इंगित करने की कोशिश की। लेकिन हम चैलेंजेस की बात करते हैं, चुनौतियों की बात करते हैं, तो आपको क्या लगता है? आपने पिछली घटनाओं का भी जिक्र किया, पिछली अपील का भी जिक्र किया, ये चुनौतियां क्या इतनी ज्यादा मुश्किल हैं कि जिनको धरातल पे उतार पाना थोड़ा सा मुश्किल है? देखिए, इसमें जो मुख्य चुनौती है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जो माइंडसेट है। जैसे
उनका कहना है कि इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन वो बनी रहनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट एक है, जैसे संसद एक है, इस तरह से सुप्रीम कोर्ट एक है और एक ही रहना चाहिए। मैं उनकी बात से सहमत हूँ, लेकिन जो सुझाव है वो ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का विभाजन हो जाए। सुझाव ये है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी जगह रहे। हम रीजनल बेंच, जैसे हाई कोर्ट्स हैं तो उनके बेंचेज हैं ना, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट है, उसके एक से ज़्यादा बेंचेज हैं। आपको और भी जो बॉम्बे हाई कोर्ट है उनके एक से ज़्यादा बेंचेज हैं। अलग अलग हाई कोर्ट्स में बहुत जगह बेंचेज हैं। तो बेंचेज बनने से इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी ख़त्म नहीं होती। एक दूसरा कि जो दूसरा सुझाव है, जो कोर्ट ऑफ अपील बनाने की बात है, उसमें सुप्रीम कोर्ट एक ही रहेगा। सुप्रीम कोर्ट जो दिल्ली में रहेगी वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हो जाएगा। उसमें जो रूटीन, आप सोच के देखिए ना कि सुप्रीम कोर्ट आज क्या क्या सुन रहा है, किस किस तरह के मामले सुन रहे हैं। किसी दो पक्ष में अगर रेंट को लेके कोई डिस्प्यूट है तो किराए का झगड़ा सुप्रीम कोर्ट तक जाता है और सुप्रीम कोर्ट उस पर फैसला दे रहा है। किसी मियाँ बीवी में अगर डिवोर्स का मामला है तो तलाक के लिए भी सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाता है। उनमें मेंटेनेंस को लेके 10,000 हो या 5,000 हो या 20,000 हो, इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की ज़रूरत पड़ रही है। और इसी तरह से बच्चों की कस्टडी है। आप हज़ारों तरह के ऐसे मामले हो सकते हैं जिसमें कि मैं कहूँगा कि बहुत सारे ट्रिवियल मामले हैं जिसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल डिटर्मिनेशन की ज़रूरत नहीं है। वो मुद्दे ऐसे हैं जो कि जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनके एप्लीकेशन का मामला है। जो सेट ऑफ फैक्ट्स हैं आपके सामने, उसमें वो लॉ अप्लाई करके फैसला देना है, जो जुडिशियल एप्लीकेशन ऑफ माइंड के साथ। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट की ज़रूरत नहीं है। शायद वो कोर्ट ऑफ अपील, मैं कहूँगा कि उस तरह के मामले हाई कोर्ट तक ख़त्म हो जाने चाहिए। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ लोगों को अपील करने का बहुत ज़्यादा ही है, मैं कह रहा हूँ कि आप कोर्ट ऑफ अपील बना दें। और एक नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि मैं ये 4 नहीं, मैं कह रहा हूँ 6 बना दें। नॉर्थ के लिए, ईस्ट के लिए, साउथ के लिए, वेस्ट के लिए, हर उसके अलावा सेंट्रल रीजन के लिए भी बना दें। नॉर्थ ईस्ट के लिए और एक ईस्ट के लिए बना दें और सेंट्रल के लिए बना दें। 6 बना दें। और 6 जो कोर्ट्स ऑफ अपील होंगी उनमें हाई कोर्ट से जो भी मामले आएंगे, जो आजकल मोस्टली SLPs के रूप में सुप्रीम कोर्ट आते हैं, वो कोर्ट ऑफ अपील में ख़त्म हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी बची रहेगी। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिटर्मिनेशन ऑफ इशूज़ हैं, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच मैटर्स हैं जो सिर्फ इसलिए पेंडिंग है क्योंकि वहाँ जजेज़ अवेलेबल हैं। अभी संजोग की बात है कि अभी वहाँ पूरे 34 जजेज़ हैं आज की स्थिति में। तो नहीं तो बहुत दिनों के बाद ये स्थिति आई है कि पहले नहीं तो आमतौर पे बीच में एक ऐसी स्थिति भी थी जिसमें कि 22 और 23 जजेस थे और जिसके कारण कॉन्स्टिट्यूशन बेंच मैटर्स टेकअप ही नहीं हो पा रहे थे। आवश्यकता इस बात की, ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जो चाहिए और जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म चाहिए, ये करना ही पड़ेगा। अच्छी चीज़ फिर मैं दोहरा रहा हूँ, यही है कि जो शीर्ष पदों पे, संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोग हैं वो इस मुद्दे को उठा रहे हैं, वो इस बात पे जोर दे रहे हैं। तो उम्मीद है कि इस बात पे विचार किया जाएगा। इसके पहले 1 या 2 साल पहले कोर्ट ऑफ अपील को लेके एक PIL भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट इस पर विचार भी कर रहा था। लेकिन फिर वही इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी की बात आती है। जजेस को लगता है कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट एक होना चाहिए और वो फिर बात वहीं रह जाती है। लेकिन जिस तरह से मामलों की संख्या बढ़ रही है, और एक वजह ये भी है कि देखिए जैसे जैसे लिटरेसी बढ़ेगी और शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, लोगों की आमदनी का स्तर बढ़ेगा, वैसे वैसे लोग इस स्थिति में होंगे कि वो अदालत जा सकें। तो आपको मामलों की संख्या बढ़ेगी। इस पर कई तरह के स्टडीज़ भी हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये स्टडीज़ कराई हुई हैं जिसमें कि केरला में पर 1000 पॉपुलेशन जो फाइलिंग ऑफ केसेस है वो ज़्यादा है अगर उसकी तुलना करें बिहार या झारखंड से, क्योंकि बिहार या झारखंड से केरल में शिक्षा का स्तर ऊँचा है और आमदनी का स्तर ऊँचा है। तो इस तरह से जैसे जैसे लोगों की आमदनी का स्तर बढ़ेगा और जैसे जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने राइट्स को लेके अवेयर होंगे और फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा कोर्ट में जाएंगे। और इसलिए इससे पहले कि ये लिटिगेशन एक्सप्लोजन हमें हिट करे, इसके पहले ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करके और इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के खुद की स्टडी का ये है कि अगले 3 दशक में ये संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। अभी जो हम करीब जो कुछ करोड़ केसेस हैं वो और बढ़ेंगे, वो 10-15 करोड़ की रेंज में चले जाएंगे और तब हमें शायद 75,000 जजेस की संख्या चाहिए होगी। तो ये जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है ये बहुत ज़रूरी है और ये मेरे ख्याल से सही समय है। जितनी जल्दी 1 साल 2 साल में कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, हमारे साथ डॉक्टर न्यायमूर्ति सतीश चंद्र जुड़ चुके हैं। सतीश जी, असल में जो बात है वो ये है कि उच्चतम न्यायालय को संवैधानिक खंड
और अपीलीय अदालत ने विभाजित करने की ओर इशारा खुद उपराष्ट्रपति महोदय ने किया और कहा कि इस तरह का विभाजन होना चाहिए। और जिससे दूसरे पैनलिस्ट भी कह रहे हैं, सतीश जी भी कह रहे हैं कि अगर समय रहते कदम नहीं उठाया गया तो लंबित मामलों की संख्या और बढ़ेगी। सर, ये तो समस्या बढ़ने की ओर इशारा होता है। फिर अगर जल्द से जल्द कदम नहीं उठाया गया, जिन सुझावों की बात की जा रही है उन पर गौर नहीं किया गया, तो आने वाले समय में दिक्कत और बढ़ेगी, ये तय है। देखिए, सत्या जी से बिल्कुल एग्री करते हैं कि आने वाले टाइम में लिटिगेशन तो बढ़ना ही है, लिटिगेशन तो कम होगा नहीं। और जब ये लिटिगेशन बढ़ेगा तो आपको ये डिमांड करेगी कि भाई जस्टिस जो है स्पीडी हो, डिले ना हो। आप देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर 10 लाख की पेंडेंसी है। पूरे कोर्ट्स में, पूरे इंडिया में अगर आप देखें 3 करोड़ से ऊपर जो है हमारे यहाँ पेंडेंसी पड़ी हुई है कोर्ट में, और 25-40 साल से लोग वेट कर रहे हैं। अयोध्या का ये इशू देख लीजिए, कितने सालों से वेट कर रहा है। तो इसके लिए तो एक्सपीडियस करना ही पड़ेगा। और उपराष्ट्रपति महोदय का जो सुझाव है कि सुप्रीम कोर्ट से शुरुआत की जाए और उसकी 4 बेंचें बनाई जाएं, वो है उनके जो कंसेप्ट है वो है रूटीन पेंडेंसीज है, जिसकी अपीलें हैं 80% रूटीन केसेज हैं। अपील कोर्ट बनाया जाए, नेशनल कोर्ट ऑफ अपील बनाया जाए। इसके लिए पार्लियामेंट एक एक्ट पास कर सकती है। बाकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है और PILs वगैरह है या इंपॉर्टेंट मैटर है, वो दिल्ली के अंदर ही रहे, अपना सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही रहे। हम सुझाव ये है कि जो नेशनल कोर्ट ऑफ अपील है उसके अंदर हाई कोर्ट के अगेंस्ट जो अपील आती है, SLP आती है, उसको निपटाया जाए ताकि वो मामला वहीं खत्म हो जाए। और पर्पज ये है कि जो बेंचेस का है कि वो डिस्टेंस है, जो लिटिगेंट है वो सफर ना करे। जब नेशनल असेंबली की बात हुई थी, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की बात हुई थी, उसके अंदर अंबेडकर साहब ने कहा था कि जस्टिस शुड बी एट द डोर स्टेप। और तभी उन्होंने 130 और 32 के अंदर भी ये कहा था, आर्टिकल 32 में, कि भाई ये तो रेमेडी है फंडामेंटल राइट। जी ठीक है, तो इन्हीं बातों को आगे बढ़ाते हुए अब बहुत गंभीर तौर पे विचार करने की जरूरत है। हमारे साथ देश रत्न निगम साहब भी, खुद वकील भी हैं सुप्रीम कोर्ट में। निगम साहब, क्या आपको भी लगता है कि कानूनी शिक्षा में कहीं ना कहीं सुधार की भी जरूरत है और कानूनी शिक्षा में सुधार इस विस्तार में एक अहम भूमिका निभा सकता है? और अगर ऐसा है तो ये माना जाए कि कुछ योग्य जजेस को, कुछ योग्य वकीलों को एक जगह इकट्ठा किया जाए या फिर उन्हें अपॉइंट किया जाए कि इस तरीके से सुधारों में कुछ ओरिएंटेशन प्रोग्राम किए जाए जो आगे बढ़कर कम से कम कुछ फायदा पहुंचा पाए? देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, अगर दहलीज तक ले जाना है न्याय को, उसके लिए जो पहला दरवाज़ा है न्याय का, जो आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, उनको सुधारने की बहुत ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट में मामला तभी आता है जब न्यायालय से नीचे से निकल के आता है। तो वहाँ पे जो लोगों का आज की डेट में अपॉइंटमेंट हो रहा है, वो सीधे लॉ स्कूल से निकलते हैं, एग्ज़ाम देते हैं और टेक्निकल जॉब में लग जाते हैं। वो वहाँ पर मुझे लगता है ये सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहा है। वहाँ पर कम से कम तजुर्बेकार लोगों को, जिनके पास 5 या 10 साल की प्रैक्टिस हो गई है, जो समझते हैं कानून के दांव पेच, उनको लगाना चाहिए, जिससे कि फ़ौरन वो केस को समझें और जल्दी जल्दी करें। नया व्यक्ति सीधे अगर कोर्ट से निकल के आ रहा है, उसको आप कोई ट्रेनिंग दे के बैठा देते हैं, वहाँ पे वो दिक्कत आ रही है। और ये लोगों को महसूस हो रहा है, वकीलों को भी महसूस हो रहा है कि उन जजेस को, जो नए जजेस एकदम से बन के आ रहे हैं लॉ कॉलेज से निकल के, उनको समझने में दिक्कत आ रही है। तो इस बात पर मेरे ख्याल से सरकार को ध्यान देना चाहिए। दूसरा, ज़्यादा से ज़्यादा जो देखिए, इनके अलावा आपकी न्याय व्यवस्था में बहुत सारे ट्राइब्यूनल्स भी हैं। उन ट्राइब्यूनल्स में देखा ये जा रहा है कि ब्यूरोक्रेट्स ज़्यादा से ज़्यादा वो जगह लेते जा रहे हैं, जो कि टेक्निकल वर्क नहीं कर पाते हैं उस तरह का जो लॉ से रिलेटेड है। तो वहाँ मैं समझता हूँ कि या तो जजेस रहें या जो लॉयर्स रह चुके हैं उनका अपॉइंटमेंट होना चाहिए, जिससे वाद का या आपके जो डिस्प्यूट्स हैं उनका निपटारा जल्दी हो। और दूसरा, रेगुलर ट्रेनिंग, जो लॉयर्स की रेगुलर ट्रेनिंग और जजेस की भी रेगुलर ट्रेनिंग होनी चाहिए। ये मान लेना, जजेस की हाई कोर्ट में जो लॉयर है और उसको आप लीगल इशू की वजह से या वकालत की वजह से उसको आप जज बना रहे हैं, देखिए जज का रोल एकदम अलग है और लॉयर का फंक्शन एकदम अलग है। तो इस बीच में इस तरह का कोई ओरिएंटेशन प्रोग्राम रेगुलर होना चाहिए बिफोर एलिवेशन लगाने से पहले। वो हमने देखा है, लोगों में फ़र्क देखा है और वो बहुत समय में एक्सपीरियंस में जाके उनको वो आता है। एक रोल से दूसरे रोल में पहुंचने में भी देखिए दिक्कत आती है। तो इस तरह की चीज़ें, एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम, आपने बहुत अच्छे शब्द का प्रयोग किया है, उसका भी होना चाहिए, जिससे कि लोगों को अपनी एक जिम्मेदारी का एहसास हो कि आप वहाँ राजा की तरह नहीं बैठे हैं, एक जनता की सेवा करने के लिए बैठे हैं। और वो सर्विस ओरिएंटेशन अगर आपके अंदर आ गया तो मैं समझता हूं कि ये आधा काम आपका वैसे भी हो जाएगा। जी सत्य जी, समय थोड़ा सा कम है, आखिर में एक सवाल आपसे जानना चाहता हूं, क्या इस देरी की बात जो हम लगातार कर रहे हैं, इससे निपटने के लिए क्या टाइम फ्रेम का तय किया जाना जरूरी है? सुप्रीम कोर्ट के विस्तार की तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन जो देरी से मिलने वाला न्याय है उसके लिए टाइम फ्रेम भी तय होना चाहिए। अमुक केस इतने दिन में, अमुक केस इतने दिन में, क्या इस तरह की प्रैक्टिस लाई जा सकती है?
इस तरह की प्रैक्टिस लाई जा सकती है, लेकिन जो प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी है वो ये है कि ये तभी कर सकते हैं जब आपके पास जैसे आपने तय कर दिया कि मैट्रिमोनियल केसेस जो भी आएंगे वो 10 दिन के बाद हियरिंग पे आ जाएंगे, लेकिन नंबर इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आपके पास अगर रिक्विजिट नंबर ऑफ़ जजेस नहीं है तो वो आप उसको वो टाइम फ्रेम आप उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे। यहाँ जो वॉल्यूम की प्रॉब्लम है, जो नंबर ऑफ़ केसेस जो है वो बहुत ज़्यादा है, और जो नंबर ऑफ़ जजेज़ हैं, जज पॉपुलेशन रेशियो इंडिया में बहुत कम है, वो 17 के आसपास है, जो कि अगर अमेरिका से या ब्रिटेन से या ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से तुलना करें तो बहुत कम है। इनमें से कुछ देशों में तो 100 से ज़्यादा 108 के लगभग जजेस हैं। आम तौर पे किसी भी देश में 50 से ज़्यादा का रेशियो है। तो ये जज पॉपुलेशन रेशियो इंडिया में इतना ख़राब है कि किसी भी जज के लिए और किसी भी सिस्टम, कहीं भी हाई कोर्ट हो या ट्रायल कोर्ट्स में, उनके लिए बहुत दिक्कत होती है। सुप्रीम कोर्ट तक में आप अगर कॉज लिस्ट देखेंगे तो आपको हैरानी होगी कि कई बार 50-60 तक केसेस लगे होते हैं, और वो 60 केसेस की फ़ाइल जजेस के लिए ये लाजमी है कि वो उसके पहले दिन वो पढ़ के आए, खासकर मंडे और फ्राइडे के लिए वो फ्रेश मैटर्स होते हैं, तो वो उसके पहले वाले दिन शाम में वो सारी फाइलें पढ़ के आते हैं। और ये आपको पता चल जाएगा जिस तरह से वो बहुत पॉइंटेड सवाल पूछते हैं कि कम टू दिस पेज और ये इसमें ये सवाल है, आपने ये इसका क्या आंसर किया, तो वो पूरी फाइल पढ़ के आनी पड़ती है। तो उनके लिए भी एक तरह का बर्डन है। तो जब तक आप ये नंबर ऑफ़ जजेस नहीं बढ़ाएंगे तब तक अगर आप टाइम फ्रेम फिक्स कर देते हैं वो आ ही नहीं पाएगा। वो नहीं तो अगर होगा तो रात में हो सकता है, शाम में 7-8 बजे तक सुनवाई करनी पड़े तब हो पाए। तो इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि ये नंबर ऑफ़ जजेस बढ़ाई जाए, और ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के बाद सुप्रीम कोर्ट विल बिकम अ प्योरली कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। तो उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच मैट, सुप्रीम कोर्ट की पेंडेंसी कैन बी टेकन केयर ऑफ, और बाकी कोर्ट ऑफ अपील चूँकि 4 या 6 हम बनाएंगे तो वहाँ भी स्थिति शायद उतनी भयावह नहीं होगी। हाई कोर्ट्स में फिर उसके बाद जो रिक्विजिट दिक्कत यह है कि जो वैकेंसीज हैं एग्जिस्टिंग, उसी को जुडिशरी भर नहीं पा रही है। कॉलेजियम सिस्टम इसमें पूरे तौर पे फेल रहा है, लेकिन दिक्कत यह है कि कॉलेजियम सिस्टम जजेस छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। यानी चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों के लिए कंप्लीट होमवर्क करने की भी जरूरत है। बिना उस होमवर्क के आगे नहीं बढ़ा जा सकता। समय इतना ही है। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों को आने के लिए, अपना समय निकालने के लिए, चर्चा में जुड़ने के लिए। तो उम्मीद है कि आज का देश देशांतर आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की हर खबर को जानने के लिए जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।